नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 14 पादप में श्वसन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, इनमें अंतर करिए। अ सांस, श्वसन और दहन। ब ग्लाइकोलिसिस तथा केब्रेस चक्र। स ऑक्सी श्वसन तथा किण्वन। उत्तर अ सांस, श्वसन तथा दहन में अंतर क्रमशः श्वसन दहन। नंबर 1, यह एक जैविक क्रिया है। नंबर 2, इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है। नंबर 3, शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। नंबर 4, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। नंबर 5, संपूर्ण क्रिया विभिन्न विकरों द्वारा नियंत्रित होती है। दहन। नंबर 1, यह एक रासायनिक क्रिया है। नंबर 2, ऊर्जा एक साथ निकलती है। नंबर 3, तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। नंबर 4, ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है। नंबर 5, संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। ब ग्लाइकोसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर क्रमशः ग्लाइकोसिस क्रेब्स चक्र। नंबर 1, यह 9 चरणों का रेखीय पथ है। नंबर 2, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें श्वसनीय क्रियाधार ग्लूकोज होता है। नंबर 3, ग्लाइकोलिसिस में CO2 मुक्त नहीं होती। नंबर 4, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP अणुओं का प्रयोग होता है। यह क्रिया ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों परिस्थितियों में होती है। नंबर 5, ग्लाइकोलिसिस के अंत में पाइरुवीन अम्ल के 2 अणु बनते हैं। नंबर 6, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अणु से 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं। क्रेब्स चक्र। नंबर 1, यह 8 चरणों का चक्रीय पथ होता है। नंबर 2, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें श्वसनीय क्रियाधार एसिटिन एंजाइम्स ए होता है। नंबर 3, क्रेब्स चक्र में CO2 मुक्त होती है। नंबर 4, क्रेब्स चक्र में ATP का प्रयोग नहीं होता। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। नंबर 5, क्रेब्स चक्र के अंत में CO2 जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। नंबर 6, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज अणु से 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। स ऑक्सी श्वसन तथा विकर्णन में अंतर क्रमशः ऑक्सी श्वसन विड़वन। नंबर 1, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है। नंबर 2, यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है। नंबर 3, इनमें शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है। नंबर 4, इसमें भोज्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा 38 ATP मुक्त होती है। नंबर 5, इस क्रिया में बहुत से एंजाइम्स काम आते हैं। किण्वन। नंबर 1, इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नंबर 2, यह क्रियाधारता एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यह क्रिया सामान्यतः जीवाणु तथा कवकों जैसे यीस्ट में होती है। नंबर 3, इसमें क्रियाधारता सूक्ष्मजीव के आधार पर विभिन्न कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल बनता है। नंबर 4, इनमें अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कम ऊर्जा 2 ATP मुक्त होती है। नंबर 5, इस क्रिया में कुछ एंजाइम्स ही काम आते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्वसनीय क्रियाधार क्या है? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। उत्तर, वह कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हो अथवा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाते और ऊर्जा में विमोचन के लिए उनका विघटन हो, उन्हें श्वसनीय
क्रियाधार कहते हैं। सर्वाधिक साधारण क्रियाधार है ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 3, ग्लाइकोलिसिस को रेखा द्वारा बनाइए। उत्तर, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी मार्ग भी कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, अतः ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन दोनों में यह क्रिया होती है। इस क्रिया में अंत में ग्लूकोज के एक अणु के पाइरुवीन अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं, अतः 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। इस अभिक्रिया में मुक्त 2H+ आयन हाइड्रोजन ग्राही NAD से आबंधित होकर NAD2H बनाते हैं। यह क्रियाएं विभिन्न चरणों में पूर्ण होती हैं। ग्लाइकोलिसिस से कुल 8 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र ग्लाइकोलिसिस। प्रश्न नंबर 4, ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? यह कहाँ संपन्न होती है? उत्तर, ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण जीवित कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में एटीपी में संचित हो जाती है। C6H12O6 प्लस CO6 प्लस 6O2 प्रोडक्ट 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 673 के कॉल ऑक्सी श्वसन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। क, ग्लाइकोलिसिस अथवा ईएमबी मार्ग। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कुल 8 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ख, एसिटिक कोएंजाइम ए का निर्माण। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य साइटोसोम में उत्पन्न पाइरुवीन अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके NAD+ और कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर पाइरुवीन अम्ल का ऑक्सीक्रिय CO2 विलयन होता है। इस क्रिया में CO2 का एक अणु मुक्त होता है और NAD2H बनता है और अंत में एसिटिक कोएंजाइम ए बनाता है, पाइरुवीन अम्ल प्लस COA प्लस NAD। रिएक्शन Mg+2 एसिटिक कोएंजाइम्स A प्लस CO2 प्लस NAD2H। ग, क्रेब्स चक्र या टाइक कार्बोक्सिल अम्ल चक्र। यह पूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कैम्ब्रस चक्र में एंजाइम्स मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एसिटिक कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित अकालसेलोएसिटिक अम्ल से क्रिया करके 6 कार्बन यौगिक एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक अम्ल का क्रमिक निम्नीकरण होता है और अंत में पुनः ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। क्रेब्स चक्र में 2 अणु CO2 के मुक्त होते हैं। 4 स्थानों पर 2H+ मुक्त होते हैं, जिन्हें हाइड्रोजन ग्राही NAD या FAD ग्रहण करते हैं। क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी अणु ETS प्राप्त होते हैं। एसिटिक को एंजाइम्स A प्लस H2O प्लस 3 NAD प्लस FAD प्लस ADP प्लस IP प्रोडक्ट 2CO2 प्लस 3 NAD 2H प्लस FAD 2H प्लस ATP
प्लस कोएंजाइम ए। घ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यह माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह पर स्थित यफ कण या ऑक्सीसोम पर संपन्न होता है। क्रेस चक्र की ऑक्सीकरण क्रिया में डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम्स विभिन्न पदार्थों से हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन के जोड़े मुक्त कराते हैं। हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन कुछ मध्यस्थ संवाहकों के द्वारा होते हुए ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉनग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉनग्राही पर स्थानांतरित होते समय ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, क्रेब्स चक्र का समग्र रेखाचित्र बनाइए। उत्तर, क्रेब्स चक्र या टाई कार्बोक्सिल अम्ल चक्र। चित्र आप देख लीजिए। चित्र, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होने वाली प्रक्रिया है। इनमें अनेक एंजाइम्स तथा इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र ईटीएस की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के विभिन्न पदों में अपघटन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा के अधिकांश भाग का परिवहन हाइड्रोजन ग्राही करते हैं, जैसे एनएडी, एनएडीपी, एफएडी आदि। यह 2s प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर अपचयित हो जाते हैं। इन्हें वापसे ऑक्सीकृत करने के लिए विशेष तंत्र इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र ईटीएस बराबर की आवश्यकता होती है। यह तंत्र इलेक्ट्रॉन ई माइनस को एक के बाद एक ग्रहण करते हैं तथा उन पर उपस्थित ऊर्जा स्तर को कम करते हैं। इस कार्य को मुख्य उद्देश्य कुछ ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। यही निर्मुक्त ऊर्जा से संग्रहित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एक श्रृंखलाबद्ध क्रम में रूप में होता है, जिसमें कई साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला में श्रृंखलाबद्ध क्रम में लगे रहते हैं। साइटोक्रोम्स लौह तत्व के परमाणु वाले वर्णक हैं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। Fe प्लस प्लस प्रोडक्ट प्लस ई माइनस, Fe प्लस प्लस, F प्लस प्लस, F माइनस, ई माइनस, Fe प्लस प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन। साइटोक्रोम्स की इस श्रृंखला में प्रारंभिक साइटोक्रोम बी बराबर CYT बी Fe3 प्लस उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ई माइनस को ग्रहण करता है तथा अपचयित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हाइड्रोजन आयन से होता है जो पदार्थ से NAD या NADP के द्वारा लाए गए थे। बाद में यह FAD को दे दिए गए यह और यहाँ से स्वतंत्र कर दिए गए। इलेक्ट्रॉन के CYT बी Fe प्लस प्लस पर स्थानांतरण में समन्वय व एंजाइम्स Q बराबर CO Q बराबर सहयोग करता है। इस प्रारंभिक साइटोक्रोम के बाद श्रृंखला में कई और साइटोक्रोम रहते हैं। यह क्रमशः इलेक्ट्रॉन को अपने से पहले वाले साइटोक्रोम से ग्रहण करते हैं तथा अपने से अगले साइटोक्रोम को स्थानांतरित कर देते हैं। श्रृंखला के अंतिम साइटोक्रोम में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर उसे सक्रिय कर देते हैं। जब यह ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध दो हाइड्रोजन आयनन के साथ जुड़कर जल का एक अणु H2O बना लेता है। श्वसन से संबंधित या साइटोक्रोम तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की अंतकला में स्थित होता है। ATP का संश्लेषण श्वसन क्रिया दो क्रियाओं ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में पूर्ण होती है। इस क्रियाओं के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, जबकि दो अणु काम में आ जाते हैं। अतः केवल दो ATP अणुओं को लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में मुक्त 2H+ हाइड्रोजन आयन को
NADP या FAD ग्रहण करते हैं। इससे मुक्त परमाणु हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन में बदलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। इस क्रिया में मुक्त 2e- इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र ETS में पहुंचकर धीरे धीरे अपना ऊर्जा स्तर कम करते हैं। इस प्रकार निष्कासित ऊर्जा ADP को ATP में बदलने के काम आती है। इस प्रकार प्रत्येक जोड़े 2H+ से 3 ATP अणु बनते हैं। FAD पर स्थित 2H+ से केवल 2 ATP अणु ही बनते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस से केवल लेकर पूर्ण ऑक्सीकरण होने तक कुल ATP अणुओं की संख्या निम्नलिखित हो जाती है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र वह अभिक्रियाएं जिनमें H+ निकलते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र ETS में जाने के कारण ATP अणु बनते हैं। क्रेब्स चक्र तथा उससे पूर्व की क्रियाओं में कुल 38 ATP अणु बनते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस की अभिक्रियाओं में कुल 4 अणु बनते हैं तथा 2 प्रयुक्त हो जाते हैं बराबर 2 ATP। बी ग्लाइकोलिसिस में ही बने 2 NADH ETS में जाने के बाद बराबर 6 ATP। सी क्रेब्स चक्र में पूर्व पाइरुविक अम्ल से एसिटिक को एंजाइम्स A बनते समय NADH2 बनने तथा ETS में जाने के बाद 2 अणु पाइरुविक अम्ल से 2 NADH2 बनते हैं बराबर 6 ATP। डी क्रेब्स चक्र में बने 3 NADH2 के ETS में जाने पर 2 बार यही चक्र पूरा होने पर ध्यान रहे 2 एसिटिक कोएंजाइम्स A CoA अर्थात एक ग्लूकोज के अणु से 2 क्रेब्स चक्र में 6 NADH2 की प्राप्ति होती है। ATP के 9 अणु बनाते हैं। 9 × 2 बराबर 18 ATP। क्रेब्स चक्र में ही FADH2 से ETS में जाने पर 2 अणु ATP बनते हैं। इस प्रकार एक पूरे ग्लूकोज अणु से 4 अणु ATP बनते हैं बराबर 2 × 2 बराबर 4 ATP। क्रेब्स चक्र में ही सक्सिनिक अम्ल बनते समय GTP का निर्माण होता है जो बाद में एक ADP को ATP में बदल देता है बराबर 1 × 2 बराबर 2 ATP बटा बराबर 38 ATP। इस प्रकार कुल योग ग्लिसरॉल फॉस्फेट षटक की कार्य क्षमता कम होती है। इसमें 2 अणु NADH जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं उससे कभी कभी 6 ATP के स्थान पर 4 ATP की ही प्राप्ति होती है। यह NADH माइक्रोकांडिया के बाहर जीवद्रव्य में बनते हैं। NADH2 का अणु माइटोकांड्रिया के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यह अपने H+ माइटोकांड्रिया के भीतर भेजता है। मस्तिष्क तथा पेशियों की कोशिकाओं में प्रत्येक NADH2 में H+ के भीतर प्रवेश में 1 ATP अणु खर्च हो जाता है। अतः अंत में कुल 36 ATP अणुओं की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित के मध्य अंतर कीजिए। अ ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन। ब ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन। स ग्लाइकोलिसिस तथा सिट्रिक अम्ल चक्र। उत्तर अ ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। क्रमशः ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन क्रमशः ऑक्सी श्वसन वायु श्वसन। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नंबर 2 ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 व जल बनता है। नंबर 3 सभी जीवों में सामान्य रूप में से पाया जाता है। नंबर 4
ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। नंबर 5, ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त 693 की कॉल होती है। नंबर 6, एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अनाक्सीय शोषण, अवायु शोषण। नंबर 1, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, एल्कोहल तथा CO2 आदि बनते हैं। नंबर 3, केवल कुछ पौधे जंतुओं या उनके विशेष ऊतकों में होता है। नंबर 4, सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। नंबर 5, ऊर्जा बहुत कम मात्रा में समान 21-24 की कॉल मुक्त होती है। एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं। व ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में अंतर। क्रमशः ग्लाइकोलिसिस किण्वन। नंबर 1, यह क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है। नंबर 2, यह ऑक्सीय तथा अनाक्सीय शोषण का प्रथम चरण होता है। नंबर 3, यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के कोशाद्रव्य साइटोसोल में होती है। नंबर 4, इसमें अनेक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। नंबर 5, अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल होता है। नंबर 6, कुल 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं। किण्वन, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है। नंबर 2, यह सूक्ष्म जीवों जैसे कवक तथा जीवाणुओं में होती है। नंबर 3, यह क्रिया कोशिका में या कोशिका के बाहर तरल माध्यम में होती है। नंबर 4, इसमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। नंबर 5, अंतिम उत्पाद एल्कोहल, अन्य कार्बनिक अम्ल तथा CO2 होते हैं। नंबर 6, सामान्यतः 2 ATP अणु ही प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस तथा सिटिक अम्ल चक्र में अंतर। क्रेब्स चक्र या डाई कार्बोक्सिल अम्ल चक्र को सिटिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अंतर के लिए प्रश्न 1ब का उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 8, शुद्ध ATP के अणुओं की प्राप्ति की गणना के दौरान आप क्या कल्पनाएं करते हैं? उत्तर, ATP अणुओं की प्राप्ति की कल्पनाएं। नंबर 1, यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक मार्ग है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS एक से एक के बाद एक आती है। नंबर 2, ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NAD माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, यहाँ उसका फास्फोरिलीकरण होता है। नंबर 3, श्वसन मार्ग के कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। नंबर 4, श्वसन में केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार श्वसन मार्ग के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है। नंबर, वास्तव में सभी मार्ग पद एक साथ कार्य करते हैं। पद में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार ATP का उपयोग हो सकता है। एंजाइम्स की क्रिया की दर विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन जीवन के लिए एक उपयोगी क्रिया है। सजीव तंत्र में ऊर्जा का संग्रहण तथा निष्कर्षण होता रहता है। प्रश्न नंबर 9, श्वसनीय पद एवं एम्फीबोलिक पद होता है, इसकी चर्चा कीजिए। उत्तर, श्वसनीय पद एक एम्फीबोलिक पद श्वसन क्रिया के लिए ग्लूकोज एक सामान्य क्रियाधार है, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रिया में प्रवेश किए जाने से पूर्व ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं। अन्य क्रियाधार श्वसन पद में प्रयुक्त होने से पूर्व विघटित होकर ऐसे पदार्थ में बदले जाते हैं जिनका उपयोग किया जा सके, जैसे वसा पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होती है। वसीय अम्ल एसीटाइट को एंजाइम्स बनकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL में बदलकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोटीन विघटित होकर एमिनो अम्ल बनाती है। एमिनो अम्ल विएमिनीकरण के पश्चात क्रेब्स चक्र के विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। इस प्रकार जब वसा अम्ल का संश्लेषण होता है तो श्वसन मार्ग से एसीटाइट को एंजाइम्स अलग हो जाता है। अतः वसा अम्ल के संश्लेषण और विखंडन के दौरान श्वसनीय मार्ग का उपयोग होता है। इसी प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी श्वसनीय मार्ग का उपयोग होता है। इस प्रकार श्वसनीय पथ में अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रियाएं
होती हैं। इसी कारण श्वसनीय मार्ग पथ को एम्बोलिक पथ कहना अधिक उपयुक्त है, न कि अपचयन पथ। चित्र आप देख लीजिए। चित्र श्वसन मध्यस्थता के दौरान विभिन्न कार्बनिक अणुओं के विघटन को दर्शाने वाला उपापचय मार्ग क्रम एवं परस्पर संबंधों का प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 10, सांस श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। वसा के लिए इसका क्या मान है? उत्तर, सांस श्वसन गुणांक एक दिए गए समय, ताप व दाब पर श्वसन क्रिया को निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के अनुपात को श्वसन सांस गुणांक या भागफल RQ कहते हैं। श्वसन पदार्थों के अनुसार श्वसन गुणांक भिन्न भिन्न होता है। श्वसन गुणांक RQ बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटा प्रयुक्त O2 का आयतन। वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसीय पदार्थों के उपयोग से निष्कासित CO2 की मात्रा अवशोषित O2 की मात्रा से कम होती है। वसा का RQ लगभग 0.7 होता है। 2C51H98O 6 + 145 O2 प्रोडक्ट 102 CO2 + 98 H2O। RQ बराबर 102 CO2 बटा 145 O2 बराबर 0.7। प्रश्न नंबर 11, आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण क्या है? उत्तर, आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण आक्सी श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों में मुक्त हाइड्रोजन आयन 2H+ को हाइड्रोजनग्राही NAD या FAD ग्रहण करके अपचयित होकर NAD2H या FAD2H बनाता है। प्रत्येक NAD2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन 2E- तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु 2H+ के निकलकर ऑक्सीजन तक पहुँचने के क्रम में 3 और FAD2H से 2 ATP अणुओं का संश्लेषण होता है। ETS के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन परिवहन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ADP + PI प्रोडक्ट ATP क्रिया द्वारा ATP में संचित हो जाती है। प्रत्येक ATP अणु बनने में प्राणियों में 7.3 C कॉल और पौधों में 10-12 कॉल ऊर्जा संचयित होती है। यह क्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है क्योंकि श्वसन क्रिया में यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, अतः इसे आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। चित्र आप देख लीजिए। चित्र माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण का चित्रात्मक प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 12, सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है? उत्तर, क कोशिका में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में संचित संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा एक साथ मुक्त नहीं होती, जैसा कि दहन प्रक्रिया में होता है। एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के कुल रूप में मुक्त होती है। मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में ATP में संचित हो जाती है। ख श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती। श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में होता है। ग ATP ऊर्जा मुक्त मुद्रा का कार्य करता है। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा ATP के टूटने से प्राप्त होती है। घ विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी ATP से मुक्त ऊर्जा उपयोग में आती है। अंग कोशिकाओं में खनिज लवणों के आवागमन में प्रयुक्त ऊर्जा ATP से ही प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।